Good morning everyone. This is lecture number 10 of our online maths video classes. Students, today we will going to start our new chapter linear programming. देखिए हमारे पास रियल लाइफ में या बिजनेस में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमें एक बेस्ट अल्टरनेट जो होता है वो चूज़ करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कोई शॉपकीपर है, उसकी स्टेशनरी की शॉप है, ओके। तो वो क्या कर सकता है, वो पेन का स्टॉक रख सकता है, पेंसिल्स का, बुक्स का या नोटबुक्स का स्टॉक वो रख सकता है। इतने सारे उसके पास अल्टरनेटिव्स हैं, वो इनमें से किसी का भी स्टॉक रख सकता है। लेकिन उसके पास क्या होता है, लिमिटेड मनी होती है और लिमिटेड वो जो उसके पास स्पेस होता है उन चीज़ों को रखने के लिए, यानी कि जो उसका स्टॉक है वो भी वो लिमिटेड चीज़ों का ही रख सकता है। मान लीजिए उसकी शॉप है तो वो जितना उसके शॉप में आएगा मटेरियल वो उतना ही रख पाएगा, उससे ज़्यादा वो नहीं रख पाएगा। ऐसे ही उसके पास लिमिटेड अगर पैसा है, उसके पास 5 लाख रुपीज़ हैं या 10 लाख रुपीज़ हैं, तो वो उतने का ही मटेरियल परचेज करके अपनी दुकान में स्टॉक कर सकता है। तो उसको क्या है, फिर अल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे कि कितनी वो बुक्स रखे, कितनी नोटबुक्स रखे, कितनी पेन या पेंसिल या और स्टेशनरी की चीज़ें रखे, ताकि उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, प्रॉफिट उसका मैक्सिमम हो। उन अल्टरनेटिव्स, उन जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके पास, रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है, पैसा उसके पास लिमिटेड है, उसके पास स्टॉक लिमिटेड है। तो इन लिमिटेशंस को देखते हुए वो किस बेस्ट अल्टरनेटिव का चूज़ करे ताकि उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो जाए। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही हमारे पास यूज़ होता है लीनियर प्रोग्रामिंग्स का। अब देखिए आपके पास किस किस टाइप की लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती हैं। फर्स्ट वन है आपके पास डाइट प्रॉब्लम। डाइट प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको बताया जाएगा किसी डाइट में आपके इतने विटामिन होने चाहिए, इतने कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, इतना फैट होना चाहिए और जो कॉस्ट है उसकी वो मिनिमम से मिनिमम रहे। ओके, तो इस टाइप की आपको प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पूछी जा सकती हैं कि आपको कुछ चीज़ें दी जाएंगी, अब उन वो रिस्ट्रिक्शंस का काम करेंगी। उसके बाद आपको मान लीजिए कॉस्ट को मिनिमम करना हो, या फिर जो उसमें अगर न्यूट्रिशन वैल्यू कोई बोली गई है उसको मैक्सिमाइज करना हो, तो ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके बाद है आपके पास ऑप्टिमल प्रोडक्ट लाइन प्रॉब्लम कि प्रोडक्ट, कोई फैक्ट्री है उसमें अगर वो दो चीज़ें बनाती है तो उन दोनों चीज़ों में से वो किसको कितना कितना बनाए ताकि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो और उसकी कॉस्ट मिनिमम हो। ऐसी ही आपके पास कई टाइप की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अब आप क्वेश्चंस में देखोगे, देखिए आपके पास मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी जाएंगी उनकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, उनको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कैसे लिखना है वो देखिए। इन एवरी एलपीपी, इन एवरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो भी आपको प्रॉब्लम दी जाएगी मतलब जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा, सर्टेन डिसीजंस आर टू बी मेड विच आर रिप्रेजेंटेड बाय डिसीजन वेरिएबल। उसके अंदर आपको कुछ डिसीजन करने होते हैं जिनको रिप्रेजेंट किया जाएगा डिसीजन वेरिएबल से। दीज डिसीजन वेरिएबल आर द क्वांटिटीज whose value are to be determined. We first identify these variable and denote them by x1 x2 x3 up to so on. आपको इसमें उनको आइडेंटिफाई करना है और उनकी नेमिंग कर देनी है x1 x2 x3। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फिर आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन को फाइंड आउट करना है कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, किस चीज़ को मैक्सिमम या मिनिमम करना है, वो होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एक्सप्रेस इट एज अ लीनियर फंक्शन ऑफ डिसीजन वेरिएबल, उसको आप डिसीजन वेरिएबल का फंक्शन के तौर पे बढ़ा लीजिए। आफ्टर एक्सप्रेसिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज अ लीनियर फंक्शन ऑफ डिसीजन वेरिएबल, फाइंड द नंबर ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फिर आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लिया, फिर आप पता करो कि इसको मैक्सिमम करना है या मिनिमम करना है, क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सेट ऑफ कॉन्स्टेंट स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ डिसीजन वेरिएबल एंड एक्सप्रेस देम एज लीनियर इनिक्वेशन और इक्वेशन। फिर आपको कॉन्स्टेंट्स ढूंढनी है। कॉन्स्टेंट क्या होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। उन रिस्ट्रिक्शंस के तहत आपको जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको मैक्सिमम या फिर मिनिमम बनाना होता है। एट द नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिसीजन वेरिएबल, और सबसे लास्ट में क्या करना है, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस आपने ऐड कर देनी है। नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं, मान लीजिए आपने कहा कि हमें एक जो फैक्ट्री है उसमें टेबल भी बनाई जाती हैं, चेयर भी बनाई जाती हैं, तो जितनी भी टेबल या चेयर बनाई जाएंगी वो दोनों वैल्यू नॉन नेगेटिव होंगी, कोई सी भी नेगेटिव में नहीं बनाई जा सकती। हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है, बिल्कुल ना बनाई जाए तो जीरो हो गया, और अदरवाइज जीरो से ज़्यादा ही बनाई जाएंगी तो इसलिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हम डालते हैं। नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन मतलब वो चीज़ नेगेटिव में नहीं जा सकती, हमेशा पॉजिटिव में रहेगी।
अब एग्जाम्पल देख लीजिए। ए मैन्युफैक्चर फर्म मैन्युफैक्चर्स चेयर्स एंड टेबल। एक मैन्युफैक्चर फर्म है, वो चेयर और टेबल बनाते हैं। ईच रिक्वायरिंग द यूज ऑफ 3 मशीन ABC। इतना पढ़ के आपको पता चल चुका है, दो तो चीज़ें हैं मेरे पास, एक चेयर है एक टेबल है, हर एक को बनाने के लिए 3 मशीन का यूज़ होता है ABC। तो आप क्या करोगे, हमेशा एक इस टाइप की टेबल बनाएंगे, ऊपर हमने लिख लिया चेयर और टेबल, नीचे यहाँ पे लिख लेंगे ABC, ये मशीन हो गई हमारी। अब देखिए, ये टेबल बनानी इंपॉर्टेंट है, पहले आपको टेबल बनानी पड़ेगी, टेबल आपको क्वेश्चन में नहीं दी जाएगी। अब देखिए, क्वेश्चन को पढ़ के हम टेबल बना लेते हैं। हमेशा आपको ऐसे दो टाइप की चीज़ें मिलेंगी, एक को आपने ऊपर लिख लेना है इसमें, और एक को आपने ऐसे साइड में लिख लेना है। अब देखिए, प्रोडक्शन ऑफ 1 चेयर रिक्वायर 2 आवर ऑन मशीन ए, 1 आवर ऑन मशीन बी एंड 1 आवर ऑन मशीन सी। प्रोडक्शन ऑफ 1 चेयर, एक चेयर जो होगी इसको बनाने के लिए 2 आवर लगेंगे मशीन ए के, तो मशीन ए के सामने 2 लिख दीजिए। 1 आवर लगेगा उसका मशीन बी के लिए, और 1 आवर लगेगा उसका मशीन सी पर। ऐसे ही each table require 1 hour for the machine and machine A and B, 1 hour for the machine A and B एंड 3 आवर्स ऑन द मशीन सी। और ये हो गया 3 आवर्स ऑन द मशीन सी। टेबल में लिखोगे कि मशीन सी के उस मशीन सी जो है उसके ऊपर काम करेगी 3 आवर्स के लिए। द प्रॉफिट रियलाइज्ड बाय सेलिंग 1 चेयर इज 30, वाइल फॉर ए टेबल इट इज ₹60। जो प्रॉफिट होगा चेयर और टेबल के लिए, तो देखिए देखिए, चेयर का प्रॉफिट चेयर के सामने लिखना पड़ेगा, यहाँ नीचे लिखेंगे। टेबल का प्रॉफिट टेबल के सामने लिखना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे लिखेंगे। तो प्रॉफिट पर यूनिट हम ऐसे यहाँ पर नीचे बना लेंगे। ABC मशीन बना लिया, तो प्रॉफिट पर यूनिट आपने यहाँ बना लिया। अब देखिए, द टोटल टाइम अवेलेबल पर वीक ऑन मशीन ए। मशीन ए का टोटल टाइम अब डालना है। अब इसको कहाँ डालें, इसके सामने यहाँ पर। तो ये 70 आवर्स काम कर सकती है मशीन ए एक वीक में, एंड मशीन बी इज़ 40 आवर्स एंड मशीन सी इज़ 90 आवर्स, और ये 90 आवर्स। डेवलप अ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन सो एज टू फाइंड द नंबर ऑफ चेयर एंड टेबल दैट शुड बी मेड पर वीक सो एज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। कितनी चेयर और टेबल बनाई जाए पर वीक, ताकि जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम रहे आपके पास। तो देखिए, ये हमने टेबल बना ली। आप इसमें हमेशा ध्यान रखोगे, दो चीज़ें आपको हमेशा दी जाएंगी, एक जैसे यहाँ पे चेयर टेबल हो गया कि उनको बनाने के लिए मशीन्स हो गई। अब जो मशीन्स के से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन मिलेंगी वो इनके सामने यहाँ लिख दीजिए, और जो इन चेयर टेबल से रिलेटेड मिलेगा वो इनके सामने ऐसे नीचे आ जाएगा। अब क्या होगा, देखिए, एक तो ये चीज़ आपको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगी, और एक ये जो है रिस्ट्रिक्शंस बनाएंगी। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएगा, कौन सा रिस्ट्रिक्शन बनाएगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जिसको आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। अभी इन्होंने क्या बोला है, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पे जेड जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, और वो कैसे बनेगा, तो आपको इन्होंने पूछा कितनी चेयर और कितनी टेबल प्रोड्यूस करें। हम मान लेते हैं एक्स चेयर प्रोड्यूस करेंगे और वाई टेबल प्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो देखिए, अब अगर आप एक्स चेयर प्रोड्यूस करती हो, एक चेयर पे प्रॉफिट कितना है, 30 रुपए का, तो एक्स चेयर पर कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 30x का। एक टेबल पर प्रॉफिट है 60 रुपए का, और वाई टेबल्स पर प्रॉफिट हो जाएगा 60y का। तो टोटल प्रॉफिट कितना बन गया, ये बन गया 30x + 60y। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो देखिए, ये आपको जितना भी जो लाइनें इसमें से डालनी है मैं उनको टिक कर लूँगी, सिर्फ वही लाइनें आप लिखेंगे, ज़्यादा लिखने की नीड नहीं होती। लेट एक्स चेयर एंड वाई टेबल बी प्रोड्यूस्ड पर वीक टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। लेट जेड डिनोट द टोटल प्रॉफिट। तो जेड क्या बनेगा, जेड आपका फिर ये बन जाएगा। जेड क्या आया, 30x + 60y। ये बीच वाला लिखने की नीड नहीं है। उसके बाद अब देखिए, ये आपने जेड बना लिया। अब आप क्या करोगे, आप सीधा अब यहाँ से लिख लो, जेड आपका बन चुका है। हमें क्या करना है, जेड को मैक्सिमाइज करना है, यहाँ से लिखोगे आप। हैंस द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द गिवन LPP इज एज फॉलो। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन मैक्सिमाइज करना है जेड को, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट। इन कॉन्स्टेंट्स के तहत, इन कंडीशंस के तहत आपको इस चीज़ को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, कि ये भी आपकी पूरी हो रही हो, और आप जब प्रॉफिट है वो आपका वो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। अब देखिए, कॉन्स्टेंट्स कहाँ से बनेंगी, ये देखिए, ये क्या बोला है, अवेलेबल टाइम पर वीक। एक वीक में आप इस मशीन को सिर्फ 70 आवर्स के लिए ही यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा आवर्स के लिए इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। उससे कम तो बेशक का यूज़ कर लो आप, बट इसके अवेलेबल जो आवर्स हैं वो 70 आवर्स ही हैं। तो कितने, देखिए, एक चेयर को 2 आवर चाहिए मशीन ए के, तो एक्स चेयर को कितने आवर्स की जरूरत पड़ेगी, 2x। और एक टेबल को 1 आवर चाहिए मशीन ए का, तो वाई टेबल्स को कितने की जरूरत पड़ेगी, 2y। ये बन गया 2x + y, और ये क्या है आपके पास मैक्स,
ये आपके पास मैक्सिमम टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना टाइम यूज़ कर सकते हो, इससे ज़्यादा का टाइम आप यूज़ नहीं कर सकते। एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 70 आवर्स हैं आपके पास इसको यूज़ करने के लिए। तो एट मोस्ट जहाँ पे होता है वहाँ पे साइन डालना होता है आपको लेस देन इक्वल टू का, क्योंकि जो ये टाइम बना टोटल इतनी चेयर और इतनी टेबल बनाने में, वो टाइम लेस देन इक्वल टू हो 70 आवर्स के। 70 या 70 से कम हो, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि उससे ज़्यादा आपके पास ये मशीन को चलाने के लिए मान लीजिए फ्यूल नहीं है या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो ये बन गया 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 70। सेम ऐसे ही यहाँ से बन जाएगा, x की वन के साथ x, y की वन के साथ y। ये बन गया x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 40, और ये बन गया x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 90। कि मशीन सी के लिए भी इतने आवर्स की जरूरत होगी, चेयर एक्स बनाओगे तो इतने आवर्स की जरूरत होगी अगर टेबल वाई बनाओगे, और टोटल मेरे पास अवेलेबिलिटी कितनी है, 90 आवर्स की अवेलेबिलिटी ही मेरे पास है। तो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 70, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 40, एक्स प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 90। और अब देखिए ये लेस देन इक्वल टू क्यों आया, क्योंकि 70 आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आप 70 आवर चला सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं चला सकते, उससे कम चला सकते हो, तो इक्वल टू या फिर उससे लेस। उसके बाद जो बोला था नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऐड करनी होती हैं। नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन क्या है आपकी, जितनी भी आप टेबल प्रोड्यूस करोगे और चेयर प्रोड्यूस करोगे वो हमेशा क्या होंगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगी। नेगेटिव में वो नहीं हो सकती, नेगेटिव में हम प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 2। अ फर्म कैन प्रोड्यूस 3 टाइप्स ऑफ क्लोथ से ABC। एक फर्म के पास 3 टाइप के क्लोथ हैं ABC। देखिए एक तो चीज आपके पास ये आ चुकी है, ओके। 3 काइंड ऑफ वूल आर रिक्वायर्ड फॉर इट, रेड वूल, ग्रीन वूल एंड ब्लू वूल। दूसरी टाइप ये आ चुकी है। दैट मीन्स इनमें से एक को आप ऐसे लिख लोगे ऊपर और एक को ऐसे लिख लोगे नीचे। तो देखिए उसके बाद यहाँ पे हम बना लेते हैं, टेबल को देखेंगे। यहाँ पे लिख लिया हमने ABC, ये क्या था, टाइप ऑफ क्लोथ था आपके पास, और नीचे रेड, ग्रीन और ब्लू ये क्या था, ये है काइंड ऑफ वूल। अब देखिए हम देखते रहेंगे, यहाँ पे मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। 1 यूनिट लेंथ ऑफ टाइप ए के 1 यूनिट लेंथ बनाने के लिए क्लोथ टाइप ए क्लोथ नीड्स 2 यार्ड्स ऑफ रेड वूल, 3 यार्ड्स ऑफ ब्लू वूल, यानी कि ग्रीन वूल अगर बीच में नहीं दिया तो उसके 0 यार्ड्स की आपको जरूरत पड़ेगी। उसके बाद है 1 यूनिट लेंथ ऑफ टाइप बी की 1 यूनिट लेंथ के लिए क्लोथ नीड्स 3 यार्ड ऑफ रेड वूल, इसके 3 यार्ड्स होता है आई थिंक गज, 3 यार्ड्स रेड वूल की नीड होगी आपको, एंड 2 यार्ड ऑफ ग्रीन वूल एंड 2 यार्ड ऑफ ब्लू वूल। उसके बाद है 1 यूनिट लेंथ ऑफ टाइप सी के लिए आप देख लीजिए नीड्स 5 यार्ड ऑफ ग्रीन वूल एंड 4 यार्ड ऑफ ब्लू वूल। तो 0 आपके पास रेड वूल, मतलब 0 नहीं, जो है आपका रेड नहीं है तो उसमें 0 लिख लोगे आप। द फर्म हैज़ ओनली स्टॉक ऑफ 8 यार्ड ऑफ रेड वूल। फर्म के पास रेड वूल का जो स्टॉक है वो कहाँ लिखना पड़ेगा, ऑब्वियसली इसके नीचे नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें तो फिर तीनों आएंगे, तो इसके सामने ही लिखना पड़ेगा। रेड का स्टॉक है तो रेड के सामने यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको स्टॉक ऑफ वूल अवेलेबल विद इन द फर्म। तो इसके पास स्टॉक रेड वूल का कितना स्टॉक है, 8 यार्ड्स का स्टॉक है, मतलब 8 यार्ड ही है फर्म के पास रेड वूल, एंड 10 यार्ड ऑफ ग्रीन वूल, 15 यार्ड ऑफ ब्लू वूल, 10 यार्ड ऑफ ग्रीन और 15 यार्ड ऑफ ब्लू वूल। इट इज अज्यूम्ड दैट इनकम ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 यूनिट लेंथ ऑफ टाइप ए क्लोथ इज ₹3। कि जो ये ए वाला है क्लोथ आपका, इससे कितनी इनकम होती है, ₹3 की। तो इसकी इनकम इसके सामने यहीं पर लिखनी पड़ेगी, तो यहाँ लिखेंगे हम इनकम फ्रॉम 1 यूनिट लेंथ ऑफ क्लोथ है। ऐसे ही बी की बोली हुई है 5 और सी की बोली हुई है 4। Formulate the problem as a linear programming problem so as to maximize the profit of the firm by using the available material। इस available material का यूज करते हुए आप क्या बताइए, आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, ओके। तो देखिए अब आपको बताना पड़ेगा कि कितने कितने यार्ड्स इन क्लोथ्स को जो फर्म है वो प्रोड्यूस करे ताकि उसका प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो। तो हम ले लेते हैं, अब ये 3 हैं तो x1 x2 x3 हमने ले लिया। ये आपके तो वो वेरिएबल थे जो हमें चूज करने पड़ते हैं कि आप प्रोड्यूस क्या कर रहे हो, आप क्लोथ प्रोड्यूस कर रहे हो। तो x1 यार्ड्स क्लोथ ए के, x2 यार्ड क्लोथ बी के और x3 यार्ड क्लोथ सी के आप प्रोड्यूस करें। तो देखिए लेट अस अज्यूम दैट द फर्म प्रोड्यूसेस x1 x2 x3 यार्ड ऑफ क्लोथ ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। लेट जेड डिनोट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। x1 x2 x3 हमने ये ले लिया, जेड डिनोट करेगा टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म को।
ये भी लाइन लिखनी है, ये भी लाइन लिखेंगे। टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फर्म का टोटल प्रॉफिट क्या बन जाएगा। अब इसके एक यूनिट के लिए प्रॉफिट इनकम जो होती है वो 3 रुपये की है, तो x1 के लिए कितना हो जाएगा 3x1, इसके लिए 5x2 और ये हो गए 4x3। तो टोटल करके ये आपका आ गया टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो अब जस्ट आप सीधा यहाँ से लिख लीजिए, हैंस द लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्मुलेशन फॉर द गिवन प्रॉब्लम इज एज फॉलो। मैक्सिमाइज करना है आपने जेड को, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट। कांस्टेंट क्या क्या रहेंगी, ये देख लीजिए, यहाँ से कांस्टेंट बन जाएंगी, यहाँ से अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया इनसे, तो इनसे क्या बन जाएंगी, कांस्टेंट बन जाएंगी। तो सिंपल है, 2 की x1 के साथ 2x1, इनकी जस्ट मल्टीप्लाई करनी होती है आपको, 2x1 प्लस 3x2 प्लस 0x3, तो ये लिखने की नीड नहीं है, ये आ गया 2x1 प्लस 3x2। और स्टॉक ऑफ वूल अवेलेबल, ये आपके पास इतना ही वूल अवेलेबल है, इससे ज़्यादा का आप यूज़ नहीं कर सकते, इससे कम का कर सकते हो बेशक। तो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 8। ऐसे ही यहाँ से देख लीजिए, 0x1 छोड़ दीजिए इसको, 2x2 प्लस 5x3 लेस देन इक्वल टू 10, 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 लेस देन इक्वल टू क्या आ गया 15। यहाँ पे x1 x2 x3 सभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है, सिंस फर्म कैन नॉट प्रोड्यूस नेगेटिव क्वांटिटीज। जो फर्म है वो नेगेटिव क्वांटिटीज प्रोड्यूस नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए डाइट इज टू कंटेन एटलीस्ट 400 यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एक डाइट में कम से कम एटलीस्ट 400 यूनिट होनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट की, कम से कम इतनी हो, इससे ज़्यादा हो सकती हैं। ओके, 500 यूनिट ऑफ फैट एंड 300 यूनिट ऑफ प्रोटीन। Two foods are available, F1 which costs rupees 2 per unit, F2 which costs rupees 4 per unit. A unit of food F1 contains 10 unit of carbohydrate, 20 unit of fat, 15 unit of protein. A unit of food F2, F2 में carbohydrate 25 unit, fat है 10 unit and protein है 20 unit. Formulate the problem as a linear programming problem so as to find the minimum cost for a diet that consists of mixture of these two foods and also meets the minimum nutrition requirement. ये देखिए, हम टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले ये आपको दिए थे, दो चीज़ें थी आपके पास, एक था फूड F1 F2, एक थे कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन। तो ये हमने यहाँ लिख लिए, ये यहाँ लिख लिए। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि फूड F1 में क्या क्या होना चाहिए, 10 कार्बोहाइड्रेट की यूनिट, 20 फैट की और 15 प्रोटीन की। ऐसे ही फूड F2 की भी आपको गिवन है। ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये आपको सबसे पहले बता दी गई थी। कार्बोहाइड्रेट में कितनी होनी चाहिए, मिनिमम कम से कम 400 हो, फैट के 500 बोला था और प्रोटीन की बोला था हमें 300। कोस्ट पर यूनिट, फूड F1 की कोस्ट पर यूनिट है ₹2 और कोस्ट F2 की पर यूनिट कोस्ट जो है वो है ₹4। तो सबसे पहले देखिए, लेट अस अज्यूम, यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा कि कितनी कितनी यूनिट आप यूज़ करोगे। हम ले लेते हैं F1 की जो वो फूड है उसकी आप x1 और F2 फूड की आप x2 यूज़ कर लीजिए यूनिट्स का। तो लेट जेड डिनोट करेगा टोटल कॉस्ट को। तो क्या कॉस्ट पड़ेगी, F1 फूड की एक यूनिट की कॉस्ट है ₹2, तो x1 कॉस्ट की जो x1 यूनिट अगर आप यूज़ करते हो तो उसकी कॉस्ट क्या बनेगी 2x1। ऐसे ही यहाँ से क्या बनेगी 4x2। तो ये जेड आ गया अपना, द टोटल कॉस्ट इज गिवन बाय, लेट जेड डिनोट द टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट हमारी ये फाइंड आउट हो गई। उसके बाद सीधा यहाँ आ जाइए, हैंस द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ गिवन एलपीपी इज एज फॉलो। मिनिमाइज करना है मैंने जेड को, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, इन कांस्टेंट के तहत। अब कांस्टेंट भी सिंपल बन जाएंगी, इनका यूज़ करते हुए अगर आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लिया तो इनका यूज़ करते हुए कांस्टेंट बन जाएंगी। अब कांस्टेंट देख लीजिए, 10x1 प्लस 25x2 और ये है 400। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको बोला था, मिनिमम मतलब कम से कम, इससे कम नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा हो सकती हैं। तो किसका साइन यूज़ करोगे आप, ग्रेटर देन इक्वल टू का। अगर आपको मिनिमम बोला है तो वहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज़ होता है, और अगर आपको जैसे मैक्सिमम बोला हो, स्टॉक ऑफ वूल अवेलेबल आपके पास इतना है, ये मैक्सिमम है आपके पास, तो इनमें लेस देन इक्वल टू का यूज होगा। तो ये देख लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास फिर 10x1 प्लस 25x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 400, 20x1 प्लस 10x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 500, 15x1 प्लस 20x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 300। और अब नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस को ऐड कर दीजिए, x1 एंड x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। मेडिसिन कंपनी हैज़ फैक्ट्रीज एट 2 प्लेसेस A एंड B। एक मेडिसिन कंपनी है, उसकी 2 प्लेसेस पे फैक्ट्री है A और B पे। फ्रॉम दीज प्लेसेस सप्लाईज टू मेड ईच ऑफ इट्स 3 एजेंसीज सिचुएटेड एट P, Q एंड R। आपके पास 2 फैक्ट्री हैं, यहाँ दोनों फैक्ट्री से जो उसकी 3 एजेंसीज हैं P, Q और R में मेडिसिन सप्लाई होती है। मंथली रिक्वायरमेंट ऑफ द एजेंसीज आर रिस्पेक्टिवली 40, 40 एंड 50। इनकी जो मंथली रिक्वायरमेंट है वो कितनी है,
40 और 50 पैकेट्स चाहिए इनको मेडिसिन के। वाइल द प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है ए और बी की वो है 60 और 70 पैकेट्स रिस्पेक्टिवली। द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर पैकेट फ्रॉम द फैक्ट्रीज टू द एजेंसीज आर गिवन बिलो। ये आपको देखिए ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट दे रखी है, मतलब अगर ए फैक्ट्री से आप पी को भेजोगे तो 5 जो है आपको ₹5 आपको कॉस्ट पड़ेगी, और अगर आप ए फैक्ट्री से क्यू को भेजते हो तो ₹4, ए फैक्ट्री से आर को भेजते हो तो ₹3। ऐसे ही बी फैक्ट्री से पी क्यू आर को भेजते हो तो ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाएगी। ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो है पर पैकेट, मतलब हर एक पैकेट के भेजने के लिए आपको इतने रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ए फैक्ट्री से पी में भेजने के लिए ₹5 उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, और ए से क्या की ₹4 है। ऐसे फॉर्मुलेट द अबव प्रॉब्लम एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू फाइंड हाउ मेनी पैकेट्स फ्रॉम ईच फैक्ट्री बी ट्रांसपोर्टेड टू ईच एजेंसी सो दैट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज मिनिमम। कि हर एक फैक्ट्री से कितने कितने पैकेट हर एक एजेंसी को जाएं ताकि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो जाए। तो देखिए इस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक दूसरे तरीके से चार्ट बनाना पड़ता है। नॉर्मल जो पीछे आपने 3 क्वेश्चन किए ज़्यादातर वैसे ही करते हैं हम, बट ये इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है इसमें हम एक बहुत सारे वेरिएबल दे दिए हैं, तो इनके लिए आपको इस टाइप का चार्ट बनाना पड़ेगा। देखिए आपके पास क्या है, फैक्ट्री ए है और फैक्ट्री बी है, फिर एजेंसी पी, एजेंसी क्यू और एजेंसी आर है। इन दोनों फैक्ट्री से इन तीनों को क्या जाता है, सप्लाई की जाती है मेडिसिन। तो देखिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट दे रखी है, ये आप ले लीजिए। ये यहाँ पे फैक्ट्री ए से फैक्ट्री पी की कितनी है, ए से पी की कितनी है 5, तो ये लिख लीजिए 5। इन लाइनों के नीचे लिखेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को, ये ध्यान रखिए कि हमने नीचे लिखना है। ये 5 हो गया, फैक्ट्री ए से इसको 4 और फैक्ट्री ए से आर को 3। फैक्ट्री ए से सबकी लिख दीजिए पी क्या आर की, ऐसे ही फैक्ट्री बी से भी लिख दीजिए सबकी 4, 2 और 5। तो ये हो गया 4, ये हो गया 2 और ये हो गया ₹5। अब देखिए कि कहाँ से कितनी कितनी जो मेडिसिन है वो सप्लाई की जाए। अब मान लीजिए फैक्ट्री ए जो है एजेंसी पी को एक्स पैकेट सप्लाई कर देती है। कितने पैकेट सप्लाई करती है, एक्स। अब मुझे पता है फैक्ट्री पी की जो इसकी रिक्वायरमेंट है पूरे मंथ की वो है 40 पैकेट्स इसको चाहिए। तो अगर इस 40 पैकेट्स इसको टोटल चाहिए, एक्स पैकेट ये यहाँ से ले चुका है, तो फैक्ट्री बी से कितना लेगा, 40 माइनस एक्स ले लेगा। ऐसे ही जो फैक्ट्री आपकी ये थी, ये एजेंसी क्यू को मान लीजिए वाई पैकेट भेजती है, और जो आपकी क्यू एजेंसी है इसकी टोटल जो रिक्वायरमेंट है इसकी पूरे मंथ की वो है ₹40 पैकेट्स। तो 40 पैकेट्स में से इसने वाई तो ले लिए ए से, तो बचे हुए 40 माइनस वाई लेगा ये बी से। अब देखिए जो फैक्ट्री ए थी, इस फैक्ट्री ए ने इसके टोटल जो ये प्रोड्यूस करती है वो 60 प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे बताया गया था आपको कि दोनों फैक्ट्रीज की प्रोडक्शन जो है वो 60 पैकेट प्रोड्यूस करती है, 70 करती है। ये 60 ये 70, और ये इनकी रिक्वायरमेंट थी। इसको 40 पैकेट चाहिए, इसको 40 और इसको चाहिए 50। तो ये देखिए जरा, इसके पास 60 पैकेट थे, इसने एक्स पी को भेज दिए, वाई इसको भेज दिए, तो इसके पास कितने बचे होंगे, 60 माइनस एक्स माइनस वाई बचे होंगे, वो बचे हुए भेज देगी एजेंसी आर को। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फैक्ट्री बी से क्या हुआ, फैक्ट्री बी ने 40 माइनस एक्स पी को भेज दिए, 40 माइनस वाई क्यू को भेज दिए, तो इसके पास भी जितने बचेंगे वो सारे ये एजेंसी आर को भेज देगी। आप क्या कीजिए, देखिए 70 में से माइनस कर दीजिए 40 माइनस एक्स, 70 में से माइनस करेंगे 40 माइनस एक्स, और फिर माइनस करेंगे 40 माइनस वाई। सो 70 माइनस 40 माइनस माइनस प्लस का एक्स, माइनस के 40 और प्लस का हो गया वाई। तो ये देखिए 70 माइनस 40 माइनस के हो गए 80 और प्लस का 70 है तो माइनस का 10 आ गया, तो x प्लस वाई और माइनस का 10 हो गया, ये आ गया आपके पास। तो ये हमारा टोटल जो है चार्ट बन चुका है। अब देखिए लेट अस अज्यूम, ये आपको जो यहाँ पे हमने लिखा वही बताया हुआ है। लेट अस अज्यूम द फैक्ट्री ए ट्रांसपोर्ट x पैकेट टू द मेडिसिन ऑफ एजेंसी पी एंड y पैकेट टू द एजेंसी एट क्यू। टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है इसकी ए की 60 पैकेट, तो बचे हुए जो रह गई 60 में से एक्स और वाई को माइनस कर दो, 60 में से एक्स और वाई को माइनस करके बचे हुए रहे हैं 60 माइनस एक्स माइनस वाई, ये करे भेजेगी ये एजेंसी आर को। अब जो ये पैकेट भेजे आपने एक्स, ये भी 0 या 0 से ज़्यादा होने चाहिए, ये भी 0 या 0 से ज़्यादा, ये भी 0 या 0 से ज़्यादा। तो ये जितने भी बने 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, सभी क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस यहीं से आपकी रिस्ट्रिक्शन बन जाएगी, x ग्रेटर देन 0 होगा, y ग्रेटर देन 0 होगा, और यहाँ से 60 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन 0, और यहाँ से फिर बचा, यहाँ से इसको बना दीजिए माइनस का एक्स उधर जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस का वाई भी उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई उल्टा पढ़ोगे तो इसको लेस देन इक्वल टू 60 आ जाएगा। तो ये 3 रिस्ट्रिक्शंस आपके पास यहाँ से बन चुकी हैं।
अब जो बची हुई इधर वाली थी 40 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 40 माइनस वाई ग्रेटर देन 0 एंड एक्स प्लस वाई माइनस 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से भी लिख लीजिए सिंस द रिक्वायरमेंट्स आर ऑलवेज नॉन नेगेटिव, सो 40 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, इससे आप बना लोगे एक्स उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू 40, 40 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई इज लेस देन इक्वल टू 40 और एक्स प्लस वाई माइनस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये एक्स प्लस वाई माइनस का 10 उधर जाके प्लस का 10 हो जाएगा। लेट जेड ले लेते हैं हम टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को। अब टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी पड़ेगी आपको, देखिए यहाँ से एक्स पैकेट भेजे और एक पैकेट की कॉस्ट है 5 रुपये, तो कितने रुपये लगेंगे 5x, यहाँ से कितने बनेंगे 4y और यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई, यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई, यहाँ से इन दोनों की और यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही होगी क्योंकि इतने पैकेट भेजे गए हैं और एक पैकेट की कॉस्ट नीचे लिखी हुई है, तो जस्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए सभी को और इन सभी को जब आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो ये आ गया आपके पास जेड। तो हेंस द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द गिवन एलपीपी इज एज फॉलो। मिनिमाइज करना है आपने जेड को सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, जितनी भी कांस्टेंट आपकी बनी थी सारी पुट कर दीजिए। एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60 बना था वहाँ से, एक्स लेस देन इक्वल टू 40, वाई लेस देन इक्वल टू 40, एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और जो सबसे पहले बनी थी ये वाली एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0, ये आपकी नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो इनको आप सबसे बाद में लिखोगे। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।